गुड मॉर्निंग सभी को। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है उपराष्ट्रपति। बेसिकली उपराष्ट्रपति को आपको दिमाग में राष्ट्रपति के टॉपिक को लेकर पढ़ना है, और राष्ट्रपति मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना। तो कहाँ क्या अंतर है, डिफरेंस है राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर, योग्यता को लेकर, शपथ को लेकर, प्रस्तावक को लेकर, कार्य को लेकर और हटाने की प्रक्रिया को लेकर। अगर अंतर आपको मालूम है तो आप जो है बहुत आसानी से जो है उपराष्ट्रपति को भी सीख जाओगे। तो हम लोगों ने देखा था कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो कौन सा है, राष्ट्रपति का है। और वरीयता क्रम में अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो कौन सा है, उपराष्ट्रपति का। यानी राष्ट्रपति के बाद संवैधानिक सर्वोच्चता में अगर आप देखेंगे, संविधान में पदों की जो सर्वोच्चता का क्रम निर्धारित किया गया है, उस क्रम में राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा पद आता है वो कौन आता है, उपराष्ट्रपति का। किसका आता है, उपराष्ट्रपति का। तो ये उपराष्ट्रपति जो है क्या है बेटा, आपका दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग भाग 5 पढ़ रहे हैं, और भाग 5 में संघ की बात की गई, संघ की कार्यपालिका की बात की गई है। और मैंने बताया था आप लोगों की संघ की कार्यपालिका में कौन है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उसका मंत्रिमंडल है, महान्यायवादी है, इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी उपराष्ट्रपति का जो अध्ययन हम कर रहे हैं ये भी किसके अंतर्गत है, भाग 5 के अंतर्गत ही हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक में जो है उपराष्ट्रपति के पद, निर्वाचन, योग्यता, शपथ, वेतन आदि इत्यादि के बारे में क्या है, प्रावधान। ठीक है, सबसे पहले हम निर्वाचन की बात करते हैं, और मैं तुलना करके बता रहा हूँ आपको, तुलनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके अतिरिक्त जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण में शामिल है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, सभी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। यही पढ़ा था ना हमने। अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल है, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो यहाँ सीखने की बात क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य का मतलब हो गया निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये बेसिक अंतर देखने को मिला। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले रहा था, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले रहे थे। ठीक, दूसरी बात अगर देखें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले रहे थे, लेते हैं ना। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। केवल एक चीज़ ध्यान में रखना, इसके निर्वाचक गण में कौन शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी का मतलब हो गया निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। क्लियर होगी बात। योग्यता की हम बात करें तो योग्यता में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति को फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, है ना, मानसिक रूप से विकृत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। यहाँ पर भी अगर योग्यता की बात करें तो बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस अंतर क्या है, एक चीज़ का बस है। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। वो राष्ट्रपति के लिए क्या है? लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, और इसके लिए क्या है? राज्यसभा की सदस्य चुने जाने की। तो इसकी योग्यता की अगर हम बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, लेकिन एक वर्तमान उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, ये सब क्या लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएंगे, मैंने पहले बताया। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से विकृत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या होता है? योग्य होता है। क्या होता है? योग्य। फिर दोनों में समानता क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता भाग लेती है क्या? नहीं ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, यानी कि जो संसद सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग करते हैं उनके मत का क्या होता है? मूल्य होता है, एक वैल्यू। सेम उसी तरीके से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से, आप हम भाग ले रहे हैं क्या? नहीं ना। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, यानी निर्वाचन जैसे उसका हो रहा है, निर्वाचन वैसे ही इसका हो रहा है, बस निर्वाचक गण में अंतर है। किस में अंतर है? निर्वाचक गण में अंतर है। इसके अतिरिक्त अगर प्रस्तावक की बात करें, हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए थे बेटा? 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 15,000 रुपये जमानत राशि। कहाँ पर? RBI में। यही था। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए 50 की जगह कितने? 20 प्रस्तावक। अब तो क्लियर है क्या अंतर? बस अंतर ही समझाना था मुझे। कितने प्रस्तावक? 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 रुपये जमानत राशि। कहाँ जमा होगी? RBI। ये बेसिक अंतर हमें ध्यान रखना। राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक हैं बेटा? 50। अनुमोदक कितने हैं? 50। जमानत राशि कितनी है? 15,000। जमा कहाँ होगी? RBI में। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक कितने हैं? 20। अनुमोदक कितने हैं? 20। जमानत राशि कितनी है? 15,000। जमा कहाँ होगी? RBI। कंसेप्ट क्लियर हो गया? दूसरी चीज़, प्रक्रिया पूरी की पूरी वही है। मैंने पहले ही बताया था कि जमानत राशि को 15,000 बढ़ा के इसलिए कर दिया गया है ताकि इतने बड़े पद का चुनाव जो है, इसमें जो भी प्रतिभागी भाग ले रहा है वो गंभीरतापूर्वक लड़े। क्या लड़े? गंभीरतापूर्वक लड़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आप लोग को बताया था कि चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चाहे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, चाहे संसद सदस्य का निर्वाचन हो, चाहे विधानसभा सदस्य का निर्वाचन हो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन हो, जिस भी व्यक्ति ने उस पद के समतुल्य जो भी जमानत राशि जमा की है, अगर वो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम पाता है, भले हार जाए लेकिन कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम पाता है, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। और भले ही वो चुनाव हार जाए लेकिन कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से अधिक पाता है, तो जो वो जमानत राशि बॉन्ड जो भरता है उस जमानत राशि को क्या कर दिया जाता है? वापस कर दिया। उसी तरीके से जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा और उसने कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त किया है, क्या किया है? कम प्राप्त किया है, तो उसकी जो जमानत राशि है उस जमानत राशि को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया। फिर हाँ बेटा, सबके लिए ये आप कंसेप्ट यहीं सीख लो। आगे बात, चाहे वो प्रधानी की बात कर लें, चाहे संसद सदस्य की बात कर, ये कंसेप्ट आप यहीं सीख लो कि जमानत राशि कितनी है? 1/6। कितनी है? 1/6। दूसरी चीज़, इसके भी वेतन भत्ते परिलब्धियां सब किसके द्वारा तय किया जाता है? संसद के द्वारा। राष्ट्रपति का वेतन कितना था? 5 लाख था। राष्ट्रपति को पदमुक्त होने के बाद उसके वेतन का क्या मिलता? पेंशन। अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसकी पति या पत्नी को पेंशन का आधा पारिवारिक पर। उसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी क्या है? वेतन मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद वेतन का आधा पेंशन मिलेगा। डेथ हो जाती है
तो पेंशन का आधा पारिवारिक पेंशन मिलेगा, साथ ही साथ निःशुल्क आवास, चिकित्सा, आवागमन के साधन और समय समय पे जो भी उपलब्धियां परिलब्धियां संसद तय कर दे उन विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा? उपराष्ट्रपति। यहाँ मैंने वेतन का उल्लेख नहीं किया क्या? यस, दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। मैंने जानबूझ के नहीं बोला, बताओगे ना? यह होमवर्क है, बहुत इजी है, तुरंत गूगल बाबा पे सर्च मारोगे डाटा निकल कर आ जाएगा कि भारत में वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का वेतन इतना है। ठीक, दूसरी चीज़, शपथ की बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, मैं देखो राष्ट्रपति को रिवीजन भी करा रहा हूँ और राष्ट्रपति के साथ आपको उपराष्ट्रपति को समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। हम लोगों ने देखा था कि जब राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो अपने पद को धारण करने से पहले पद व गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। किसके समक्ष? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। यहाँ अंतर है, अगर उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो पद व गोपनीयता की शपथ वो किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष धारण करता है। किसके समक्ष? तो आपसे पूछेगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, फिर पद की अवधि क्या होगी? तो मैंने पहले ही बताया था कि पद धारण करने से लेकर 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उसी तरीके से पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक किसका? उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल होता है। ठीक है, और कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से राष्ट्रपति कभी भी लिखित त्यागपत्र देकर किसे? उपराष्ट्रपति को पदमुक्त हो सकता है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर क्या हो सकता है? पदमुक्त हो सकता है। तो आपसे पूछेगा एक मिनट पढ़ा लेना तो क्वेश्चन कर लेना, कोई दिन। तो आपसे पूछेगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और पूछेगा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। बात समझ में आ रही? क्या अंतर, बेसिक अंतर बता रहा। अगर अंतर समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। मैं अभी आर्टिकल पे बात किया नहीं। फिर एक बेसिक अंतर हमको ये समझना होगा कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या संविधान की क्या की है? अवहेलना की है, तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई महाअभियोग की प्रक्रिया नहीं है। ये बात समझ में? हाँ, उपराष्ट्रपति को भी हटाने का तरीका संविधान में बताया गया है। और हटाने का तरीका क्या बताया गया है? अगर राज्यसभा द्वारा इसे हटाने का संकल्प पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया जाए, केवल इतना कहा गया। यानी राज्यसभा की जो भी सीटें हैं 245 का 2/3 2/3 बहुमत से अगर हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो उपराष्ट्रपति को क्या करना होगा? पद छोड़ना होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए लोकसभा की सहमति का होना क्या है? अनिवार्य। यानी अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का काम किया जा रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? उस पर लोकसभा की क्या होगी? सहमति होगी। और 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को क्या करना होगा? सूचना देना। वहाँ भी राष्ट्रपति को कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। तो यहाँ भी अगर उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान किया जा रहा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? लोकसभा की सहमति ले लेंगे। अगर लोकसभा सहमति दे देगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या करेंगे? सूचना दे देंगे। फिर लोकसभा के जितने सदस्य हैं अगर वो 2/3 बहुमत से हटाने के प्रस्ताव को क्या कर देते हैं? पारित कर देते हैं, तो उपराष्ट्रपति क्या हो जाएगा? अपने पद से पदमुक्त हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति को जो हटाने का तरीका ये महाभियोग नहीं कहलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो हटाने का तरीका था वो क्या कहलाता था? तो आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जा सकता है? तो सीधी सी बात है, लोकसभा में अगर पूर्ण बहुमत से उसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो
और उस पर लोकसभा की क्या हो, सहमति हो, तो क्या है, उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। क्या होगा? हाँ, सहमति होगी। बिना, अगर लोकसभा ने सहमति नहीं दी है तो ये नहीं हटा सकती। ये वर्ड, इसलिए वर्ड यूज़ किया मैंने। लोकसभा की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। उसके बाद से क्या है, बहुमत के साथ हटाने का प्रस्ताव पारित हो और उसे 14 दिन पहले सूचना भी देना पड़ेगा। पता चला कि लोकसभा ने सहमति दे दी, इन्होंने हटाने का क्या कर दिया, प्रस्ताव भी पारित कर दिया, लेकिन 14 दिन पहले अगर उपराष्ट्रपति को सूचना नहीं दी गई है तो इस आधार पे उपराष्ट्रपति के पास ये अधिकार हो जाएगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। भाई, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसका मंतव्य, उसका भी तो मत जानना ज़रूरी है। इसलिए आप सबको, हमको, जब हम नौकरी में आते हैं तो हम लोगों को भी बहुत सी प्रक्रियाओं का फेस करना पड़ता है, जिसमें टर्मिनेशन होता है, सस्पेंशन होता है, निलंबित कर दिया जाता है, होता है कि नहीं। तो निलंबित करने के बाद आपको, हमको ऐसा थोड़ी ना कि पद से सीधे हटा दिया जाता है। हमें भी समय समय पे अपनी बात रखने का, अगर आपको बिना अपनी बात रखे आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए और अगर आप न्यायालय की शरण में चले जाओ तो आप 101% मुकदमा क्या हो जाओगे, जीत जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पक्ष को सुना ही नहीं गया। आपके पक्ष को सुना ही, बिना एक पक्ष को सुने आप निर्णय नहीं कर सकते। उसी तरीके से यदि उपराष्ट्रपति को क्या है, 14 दिन पहले सूचना नहीं दी गई तो उसके पास आधार हो जाएगा कि भाई मेरे ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन मुझे अपना मत रखने का मौका तो दिया जाना चाहिए था। बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में या किसी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निर्णय करता कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। कुछ याद आ रहा है? उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का अंतिम निर्णय करता कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। इन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम, और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। क्या होगा, अंतिम होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें कार्य की, बात करें किसकी बात करें, कार्य की, तो राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद था। उसके पास विविध कार्य थे। हमने देखा उसके पास कार्यकारी कार्य, विधायी कार्य, न्यायिक शक्ति है कि नहीं, कूटनीतिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सारी चर्चा की नहीं। उपराष्ट्रपति पद के लिए बेटा केवल और केवल जो है 2 ही कार्य हैं। एक पहला कार्य क्या है उसका, कि उपराष्ट्रपति जब चुन लिया जाएगा तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में करेगा, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा कार्य क्या है, अगर कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, या वो क्या कर दे, त्यागपत्र दे दे, या महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, या राष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, अवैध घोषित किया। इन परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो गया है, खाली हो गया है, तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। किस रूप में करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम कितने समय तक, 6 महीने तक कार्य कर सकता है। कितने महीने तक, 6 महीने। यानी कि 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना क्या है, अनिवार्य है। तो बेसिकली जो है उपराष्ट्रपति के बेटा 2 ही कार्य। कितने कार्य हैं, 2 ही कार्य। पहला कार्य क्या है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। और दूसरा कार्य क्या है, राष्ट्रपति की अगर डेथ हो गई है, या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, या महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध कर दिया है, और इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद क्या हो गया है, खाली हो गया है, तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम उसका कार्यकाल कितना होगा, 6 माह का होगा। 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना क्या है, अनिवार्य। और वो जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, कौन, उपराष्ट्रपति, तो तब तक जो है एक राष्ट्रपति को जो वेतन, भत्ता, परिलब्धियां, सुविधाएं, विशेषाधिकार
प्राप्त होते हैं, उन्हीं सब सुविधाओं विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का अधिकारी कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ठीक, इसका वेतन जो आप बात कर रहे थे आज क्लियर कर दो। इसका वेतन केवल दो ही रूप में लेता है। एक, क्योंकि सीधा सा कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति। अब ये पदेन सभापति के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पदेन सभापति के रूप में उसका वेतन निकलेगा। और दूसरा क्या है, अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली हो गया है, तो तब उस समय क्या करेगा? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या है, जो एक राष्ट्रपति को वेतन भत्ता परिलब्धियाँ मिलती थी, उन्हीं को प्राप्त करने का ये क्या होगा? अधिकारी होगा। क्या होगा? अधिकारी। दूसरी चीज़, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। बताओ कोई अंतर है, कुछ डिफरेंस है इसमें? तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक में प्रावधानित है। दूसरा, ये भारत का क्या, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसके निर्वाचक गण में कौन शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके निर्वाचन में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो, आर्थिक रूप से दिवालिया ना हो, ऐसा व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या माना जाता है? योग्य माना जाता है। इसका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं उनके वोट की एक क्या होती है? वैल्यू होती है, एक मूल्य होता है, उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि इसने कितना मत प्राप्त किया है। फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरी चीज़, इसके निर्वाचन में 20 प्रस्तावक होते हैं, 20 अनुमोदक होते हैं। 15,000 रुपया ये जमानत राशि के रूप में कहाँ जमा करता है? RBI में करता है। अगर कुल पड़े वैध मतों का 1/6 से कम इसने प्राप्त किया है, इसकी जमानत राशि को क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? जब्त। इसके वेतन भत्ते परिलब्धियों विशेषाधिकारों को किसके द्वारा तय किया जाता है? संसद के द्वारा तय किया जाता है। आप लोग को बताना है कि वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का कितना वेतन है। ठीक है, वेतन ये केवल दो ही रूप में लेगा, या तो ये सभापति के रूप में, या तो किस रूप में लेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करेगा तब। कहने के लिए उपराष्ट्रपति का वेतन है, लेकिन उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं निकलता है। बात समझ में आ गई? फिर अगर इसके निर्वाचन को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो इसके निर्वाचन को विवाद को लेकर कौन अंतिम निर्णय देगा? सर्वोच्च न्यायालय। कौन देगा? सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी उपराष्ट्रपति अपना पद किसके समक्ष धारण करता है? गोपनीयता शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष। और राष्ट्रपति किसके समक्ष लेता है? सर्वोच्च न्यायालय। पद धारण करने से लेकर इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और अपने पद अवधि के दौरान ये कभी भी लिखित त्यागपत्र किसे? राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसे भी हटाने का प्रावधान है, लेकिन इसे हटाने का जो प्रावधान है इसे महाभियोग नहीं कहा जाता है। इसे हटाने का प्रावधान क्या है कि राज्यसभा के सदस्य अगर इसे हटाने का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से पारित कर दें और लोकसभा की उस पर क्या हो? सहमति हो, तो ये अपने पद से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को क्या करना होगा? सूचना देना होगा। क्या करना होगा? सूचना देना होगा। और क्या क्या तरीके हैं उपराष्ट्रपति का पद? एक तो इसने 5 वर्ष का कार्यकाल क्या कर लिया हो? पूर्ण कर लिया हो। एक सेकंड, राज्यसभा द्वारा इसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर दिया हो, या कार्यकाल के दौरान इसकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कर दिया गया हो? इसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया हो। तो इन परिस्थितियों में भी इसका पद क्या हो सकता है? खाली। कार्य इसके बेसिकली 2 हैं। पहला कार्य इसका क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। और दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? अगर राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने या महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो, या इसने स्वेच्छा से राष्ट्रपति को अपना स्वेच्छा से क्या कर दिया? राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया हो, तो इन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उसका। और जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसके वेतन भत्ते परिलब्धियाँ सब किसके समान होंगी? राष्ट्रपति के समान। अब पूछो अपना सवाल। हाँ,
पदेन का मतलब कुछ पद को धारण करते ही दूसरे पद के लिए आप योग्य हो जाते हो, ठीक है ना। जैसे कि कहा गया है कि वन्य जीव बोर्ड जो बनाया जाता है जीवों के कल्याण के लिए, उसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा? जो भारत में जो भी प्रधानमंत्री होगा उसका पदेन अध्यक्ष, यानी ये पावर है। पदेन का मतलब है कि इस पद पे अगर रहेगा स्वतः उस पद का अध्यक्ष वो माना जाएगा, ये कहा जाता है, ठीक है। तो किसी को कोई संशय नहीं है? क्लियर हो गया? बस आपको अंतर समझना। अगर आप हर टॉपिक पे अंतर, इसी तरीके से जब मैं आपको पढ़ाऊँगा महान्यायवादी तो फिर मैं राज्य में पढ़ाऊँगा महाअधिवक्ता, तो महान्यायवादी का जो काम केंद्र सरकार के लिए है वही काम महाअधिवक्ता का कहाँ पर है? राज्य सरकार के लिए। संसद का काम केंद्र के लिए नीति बनाना, उसी प्रकार से विधानमंडल का काम क्या है? राज्य के लिए नीति। तो बेसिकली अंतर क्या है, इन अंतर को बेटा आपको पकड़ना, इसी का आपको विश्लेषण करना है, पूरी पॉलिटी आप सीख जाओगे। मैंने आर्टिकल पे अभी कहीं चर्चा नहीं की है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और शेयर भी ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और जो त्रुटि होगी उसके बारे में भी बताइएगा कि सर ये कमियां हैं, इसे आप सुधार करिए, क्योंकि कोई व्यक्ति 100% नहीं होता है और सुधार की गुंजाइश हर समय। टाइम कितना हो देखो ज़रा, फिर नेक्स्ट हम लोग नोट